Hello students, today our topic is Python Pandas data frame, and in this lecture we will going to discuss about shorting, mean absolute deviation and standard deviation. So let us start with shorting. So first of all, what is shorting? Shorting refers to arranging values in a particular order. तो आपको अगर वैल्यू किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में या हम कहें सिस्टमेटिक मैनर में वेदर इट इज़ एन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर मैनेज करनी है, दैट इज़ कॉल्ड द शॉर्टिंग। तो उसको शॉर्टिंग बोला जाता है। तो हम डेटा फ्रेम के अंदर वैल्यू शॉर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ डेटा फ्रेम, आपके पास एक डेटा फ्रेम होना चाहिए। डेटा फ्रेम जैसा हम जानते हैं 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं। तो पर्टिकुलर एक कॉलम के बिहाफ पर हम डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं, और अगर ऐसा है कि उस कॉलम में दो वैल्यू सेम है, टू और मोर वैल्यूज़ आर सेम, देन हम ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि हम उसमें सेकंड कॉलम के बिहाफ पर फिर डेटा को शॉर्ट कर सकें। तो डेटा शॉर्ट करते समय हम एक से ज़्यादा कॉलम ले सकते हैं। तो हम देखेंगे कैसे लेते हैं और उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, ये समझना ज़रूरी है। तो पाइथन पांडास में एक फंक्शन है जिसका फंक्शन का नेम है शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़। तो शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू जो फंक्शन है दैट इज़ यूज फॉर शॉर्टिंग द डिफरेंट वैल्यूज़। तो इसका काम वैल्यूज़ को शॉर्ट करने का होता है। तो इसमें हम वैल्यूज़ को शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? सिंटेक्स क्या है इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेंशन द डेटा फ्रेम। आपको सबसे पहले डेटा फ्रेम को मेंशन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू कैन पुट डॉट ऑपरेटर, आपको डॉट ऑपरेटर लगाना होगा। You should put dot operator and then name of the function. Name of the function is short underscore value. तो अभी इसके पैरेंथेसिस के अंदर इसके हम पैरामीटर्स वैल्यूज को डिफाइन करेंगे। पहला है बाई। बाई में हमें कोई भी लिस्ट जिसको हम शॉर्ट करना चाह रहे हैं या डेटा फ्रेम का नेम, सॉरी यहाँ पर एक सीरीज का नेम या कॉलम का नेम जिसको हम शॉर्ट करना चाह रहे हैं। देखिए बाई इज ए स्ट्रिंग और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, नेम ऑफ द लिस्ट टू शॉर्ट बाई, जिसको हम शॉर्ट करना चाह रहे हैं वो बाई में लिखा जाएगा आपका। ठीक है। फिर उसके बाद असेंडिंग, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चाह रहे हैं तो असेंडिंग इज इक्वल टू 2 ना लिख के असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स लिखें। नेक्स्ट आता है एक पैरामीटर इन प्लेस। इन प्लेस जो पैरामीटर है इसकी ये बूलियन टाइप की वैल्यूज़ को रिसीव करता है। उसकी डिफरेंट डिफ़ॉल्ट वैल्यूज होती है फॉल्स। इसका मतलब इसकी दो ही वैल्यू होती है, या तो ट्रू या फॉल्स। जब इसकी वैल्यू ट्रू होगी तो इसका मतलब है जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा किसी को रिप्लेस करेगा या इन प्लेस होगा यहाँ पर। ठीक है। तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स ही होती है। नेक्स्ट है काइंड, किस तरह की शॉर्टिंग है। देखिए शॉर्टिंग की जहाँ तक बात होती है, डेटा को मैनेज या अरेंज करने की बात होती है, तो याद रखिएगा कि शॉर्टिंग का कोई एक मेथड नहीं है। शॉर्टिंग के एक से ज़्यादा मेथड है। ये आपकी सिलेबस से बाहर की बात है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मोर देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्टिंग्स आर देयर सच एज मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट। ओके। तो ये आपकी डिफरेंट टाइप की शॉर्टिंग्स होती हैं, और उसमें से एक जो शॉर्टिंग है वो आपकी कहलाती क्विक शॉट। तो यह क्विक शॉट के बिहार पर ही डेटा आपका सर्च किया जाता है। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है एनी अंडरस्कोर पोजीशन लास्ट। देखिए अभी ऐसा भी हो सकता है कि डेटा फ्रेम में आपके में कुछ एन वैल्यू हो, नॉट ए नंबर लिखा हुआ। वो कब मिलता है हमको पता है, वो तब मिलता है जब कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं होती डेटा फ्रेम के अंदर, तो वहाँ उस प्लेस को फिल करने के लिए एन लिख दिया जाता है। तो अगर आप शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो एन की पोजीशन क्या होगी? एन की पोजीशन अगर आप सबसे लास्ट में रखना चाह रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी लास्ट ही होती है, लेकिन अगर आप सबसे पहले रखना चाह रहे हैं तो इसमें फर्स्ट भी लिख सकते हैं। तो एन एंड इसको पोजीशन जो पैरामीटर है इसके दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, लास्ट और फर्स्ट। लास्ट में लिखने पर लास्ट में शो होगा और फर्स्ट में लिखने पर फर्स्ट में शो होगा। एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये देखिए इसका डिस्क्रिप्शन पैरामीटर्स का। ये जितनी भी स्लाइड है, स्लाइड का जो कंटेंट है ये सुमिता अरोड़ा से लिया गया है। तो आपकी ये बुक है जो पढ़ाई जाती है आईपी में, आपको पता होगा। तो वहाँ आपको एज इट इज़ कंटेंट मिल जाएगा। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आपको ज़्यादा। तो ऐसा है क्योंकि जो कंटेंट यहाँ पर है वही कंटेंट बुक में भी मिलेगा, सेम एग्जाम्पल बुक में भी मिलेंगे। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव वो ये है कि आपको कंटेंट आसानी से समझ में आ सके, इसलिए कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से समझाया जा सके। तो ये हम पैरामीटर्स को और समझ चुके हैं। तो मेन बात यही है कि शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ के थ्रू, फंक्शन के थ्रू हम किसी भी डेटा फ्रेम को शॉर्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी एक कॉलम के बेसिस पर। ठीक है। और एक से ज़्यादा कॉलम भी ले सकते हैं, वो भी हम देखेंगे कैसे हम शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि आप रो के बिहाफ पर आप
नहीं शॉर्ट कर सकते। आप रो के यहाँ पर अगर किसी को डेटा फ्रेम को शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन फिर उसमें एक्सेस की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, एक्सेस होता है वो ज़ीरो होती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ज़ीरो का मतलब है कॉलम वाइज। तो अगर आपको रो वाइज करना है तो एक्सेस इज इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जो असेंडिंग ऑर्डर में ही आपका डेटा शॉर्ट होता है। अगर आपको डेटा शॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको पैरामीटर की जो वैल्यू असेंडिंग की वो आपको ट्रू ना लेके फॉल्स लेनी पड़ेगी। जब आप असेंडिंग पैरामीटर की वैल्यू फॉल्स लेंगे तो इट मीन्स कि डेटा तो शॉर्ट होगा, पर वो अब जो शॉर्ट होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ पैरामीटर्स बाई में उस कॉलम का नेम जिसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट करना चाह रहे हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, उससे और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, अभी हमारे पास एक डेटा फ्रेम है, हमने लिया डेटा फ्रेम एक, और डेटा फ्रेम का नेम ले लिया DF1। उस डेटा फ्रेम को हम शॉर्ट करना चाह रहे हैं और उसमें डिफरेंट कॉलम्स हैं। उसमें एक कॉलम का नेम है कंट्री, तो हम कंट्री के बिहाफ पर डेटा को शॉर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, और उस डेटा फ्रेम के कॉलम्स हैं, क्लासेस है, कंट्री है, क्वार्टर है, ट्यूटर है। तो दीज आर द डिफरेंट कॉलम्स, और उन कॉलम्स में से हमने एक कॉलम को पिक कर लिया। कॉलम का नेम है कंट्री। हम ये चाह रहे हैं जिस कंट्री का नेम पहले आता है वो पहले शो हो, जिस कंट्री का नेम बाद में आता है वो, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ओके, जिस कंट्री का नेम बाद में आता है वो बाद में शो हो। तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो हम क्या काम करेंगे, हम काम ये करेंगे, हम लिखेंगे डेटा फ्रेम का नेम सबसे पहले। और डेटा फ्रेम का नेम है इस केस में DF1, तो हम DF1 को लिखेंगे पहले। DF1 के बाद डॉट लगाएंगे। किसी फंक्शन को एक्सेस करने के लिए डेटा फ्रेम के डॉट लगाना होगा। और फिर फंक्शन का नेम डेटा फ्रेम पर जो हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। इस केस में हम अप्लाई करना चाह रहे हैं शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ को, तो मैंने लिखा शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़। और पैरेंथेसिस के अंदर उस कॉलम का नेम जिसके बिहाफ पर आप डेटा को शॉर्ट करना चाह रहे हैं, और वो क्या है इस केस में, वो है कंट्री। तो कंट्री के बिहाफ पर हम डेटा को शॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो होगा क्या कि कंट्री वाइज डेटा शॉर्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये कॉलम है, तो ये आप पहले तो ये समझ लीजिए 4, 8, 10, 13 ये सब क्या है, ये सभी इंडेक्स पोजीशन है। ठीक है, जब डेटा शॉर्ट हुआ तो ये पोजीशन भी आपकी शॉर्ट हो गई आपकी। तो शॉर्ट हमने किसके अकॉर्डिंग किया था, हमने शॉर्ट किया था कंट्री वाइज। क्योंकि हमने कंट्री वाइज शॉर्ट किया था तो कंट्री में आप देखेंगे ए से कोई कंट्री नहीं था, बी से कंट्री ब्राज़ील स्टार्ट हो रहा है, तो पहले ब्राज़ील के कंट्री का डेटा डिस्प्ले होगा। उसके बाद जे से जापान है तो जापान का, फिर यूके। इस तरीके से डेटा शो हो रहा है। इट मीन्स कंट्री वाइज डेटा शो हो रहा है। और लास्ट में आप देखेंगे यूएसए, क्योंकि ए से जेड तक जब हम पढ़ते हैं तो अभी हमारे पास जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग यू सबसे लास्ट में आ रहा था। एक्स वाई जेड से हमारे पास कोई डेटा नहीं था, तो इसलिए यूएसए सबसे लास्ट में अपीयर हो रहा है। तो ये डेटा शॉर्ट हो जाएगा। डेटा शॉर्ट में ये मत समझिएगा कि डेटा शॉर्ट हो रहा है तो सिर्फ कंट्री के अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट हो रहा है तो कंट्री ऊपर आएगा। कंट्री के रिलेटेड जो भी डेटा था ना वो कम्प्लीटली वो डेटा अनचेंज रहेगा। जैसे पहले एक डेटा था 440 ब्राज़ील 1 और वेंकट, ये पहले फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पर आ रहा था। चूँकि डेटा को आपने कंट्री वाइज शॉर्ट किया है इसलिए अब ये सबसे पहले शो होगा आपको, लेकिन डेटा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ कॉलम का ही डेटा चेंज हुआ है, उसके रिगार्डिंग जो भी डेटा होगा वो डेटा ऑलरेडी रो का डेटा होगा, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। उसी हिसाब से या उसी तरीके से वो शो होगा। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल था कि किस तरीके से शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ फंक्शन की हेल्प से डेटा को शॉर्ट किया जा सकता है। आगे देखते हैं। अभी हमने चलिए इसी डेटा को हम शॉर्ट करते हैं ट्यूटर वाइज। तो हमको क्या करना पड़ेगा इस केस में, हमको करना ये पड़ेगा कि हमको लिखना पड़ेगा DF1 डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़, और हमने यहाँ लिख दिया ट्यूटर। हाँ, चूँकि हम ट्यूटर के बिहाफ पर शॉर्ट करना चाह रहे हैं इसलिए उस कॉलम नेम को जिसके बिहाफ पर हम शॉर्ट करना चाह रहे हैं उसको हम फंक्शन के अंदर लिखेंगे, और फंक्शन का नेम है ट्यूटर। तो ट्यूटर के अकॉर्डिंग ये शॉर्ट हो जाएगा डेटा। तो जिस ट्यूटर का नेम सबसे पहले आ रहा है वो पहले आएगा, जिसका सबसे बाद में आ रहा है सबसे बाद में आएगा। अनुषा सबसे पहले आएगा, गुरजोत उसके बाद में, जैकब फिर, और ताहिरा सबसे लास्ट में। ए से अनुषा ही था तो अनुषा का डेटा सबसे पहले शो हो रहा है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कंट्री का ऑर्डर चेंज हो गया, कभी जापान है, कभी ब्राज़ील है, कभी यूके है, कभी यूएसए है। क्योंकि इस समय जो डेटा शॉर्ट किया गया है वो डेटा जो शॉर्ट किया गया है ट्विटर के बेसिस पर शॉर्ट किया गया है। तो इसीलिए जो ट्विटर अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले आएगा उस ट्विटर की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले डिस्प्ले होगी। तो सबसे पहले अनुषा की डिस्प्ले हो रही है। इंडेक्स पोजीशन हो रही है 2, क्लासेस है 41, कंट्री है जापान, और क्वार्टर है 1। ठीक है, इंडेक्स पोजीशन भी चेंज हो जाएंगी। ऐसा मत समझिएगा कि इंडेक्स पोजीशन तो अनचेंज रहेंगी, उसका शॉर्टिंग से क्या मतलब है, वो भी जब शॉर्ट करते हैं तो वो भी चेंज हो जाती है। ओरिजिनल डेटा फ्रेम की जो इंडेक्स पोजीशन थी
वो आपकी वो भी उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेगी। जिस मान लीजिए पहले आपका 2 पर 41 जापान 1 अनुसार आता, तो अभी भी 2 पर 41 जापान 1 अनुसार ही शो होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2 ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये सेकंड नंबर की रो है। देखिए अभी ये फर्स्ट नंबर की रो है, लेकिन बावजूद इसके भी यहाँ पर 2 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले ये सेकंड नंबर के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उस तरीके से ये डेटा को शो करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हमको डेटा को शॉर्ट करना है तो उसके लिए एक फंक्शन है, और फंक्शन का नेम है शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू। ये डेटा फ्रेम पर हम अप्लाई करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम डेटा फ्रेम का नेम लिखते हैं, डॉट लगाते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं, और पैरेंथेसिस साइन के अंदर उस कॉलम का नेम लिखते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें डेटा शॉर्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट डेटा जो शॉर्ट होता है असेंडिंग ऑर्डर में होता है, इसलिए हमें मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। क्लियर? तो आई थिंक अभी ये समझ में आ चुका होगा आपको। याद रखिएगा पैरामीटर जो वैल्यूज़ को जब मैंने डिफाइन किया था तो इसको बाई से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, जाके देख लीजिए एक बार, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा बाई, फर्स्ट पैरामीटर वैल्यू यहाँ पर। ये एक्सेस आपने डिफाइन इसलिए नहीं की बाकी अदर पैरामीटर्स को, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ उस केस में कंसीडर होंगी। तो ऐसा नहीं है आपको हमेशा वैल्यूज़ को डिफाइन करना होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप वैल्यूज़ को डिफाइन नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप बता सकते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होंगी उस केस में वो कंसीडर की जाएंगी। तो चलिए आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। अब क्वेश्चन एक और माइंड में आता है यहाँ पर। आपको लगा होगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम 2 कॉलम के बेसिस पर डेटा को शॉर्ट कर सकें, और 2 कॉलम के बेसिस पर डेटा को शॉर्ट कर सकेंगे तो प्रायोरिटी किसे देंगे? देखिए प्रायोरिटी की जहाँ तक बात है तो प्रायोरिटी तो एक्चुअली डेटा तो किसी एक कॉलम के बिहाफ पर ही शॉर्ट होता है, लेकिन कभी अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है कि वैल्यू सेम हो जाती हैं उस कॉलम में, तो फिर आपके सेकंड कॉलम अगर आपने दे रखा है तो उस कॉलम के बिहाफ पर डेटा वैल्यू शॉर्ट होती है। जैसे इस केस में अगर हम डेटा को शॉर्ट करना चाहें, अगेन हमारे पास डेटा फ्रेम का नेम DF1 है, हम इसी को शॉर्ट कर रहे हैं, तो अगेन हम लिखेंगे तो वही DF1 डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू। लेकिन अब हम जो शॉर्ट करना चाह रहे हैं वो कंट्री के बिहाफ पर शॉर्ट करना चाह रहे हैं, और ये हमने देख ही चुके हैं पिछली बार कि एक से ज़्यादा कस्टमर का कंट्री जो था वो ब्राज़ील था। ठीक है, तो अगर ये ऐसा मिलता है कि कंट्री दोनों का सेम मिलता है, ठीक है, तो एक से ज़्यादा कंट्री रिपीट होता है, सेम वैल्यू मिलती है कंट्री की, तो उस केस में हम एक सेकंड कॉलम नेम को पिक कर सकते हैं जिसके बिहाफ पर हम डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं, वो है ट्यूटर। तो यहाँ ट्यूटर, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है कि अगर हम सेकंड कॉलम नेम ना दें तो फिर हम एक ही कॉलम नेम दें, उसमें वैल्यू रिपीट हो रही तो क्या होगा? तो फिर होगा ये कि जिस ऑर्डर में वैल्यूज़ मिलेंगी उसी ऑर्डर में डेटा को प्रिंट भी होगा। मतलब ब्राज़ील जहाँ फर्स्ट पहली बार फाइंड आउट होगा वो डेटा पहले आएगा, दूसरी बार जो फाइंड आउट होगा तो आएगा। मतलब ये है कि जो डिफ़ॉल्ट डेटा फ्रेम का ऑर्डर था फिर वो डेटा फ्रेम का ऑर्डर फॉलो होगा। मान लीजिए ब्राज़ील सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर आ रहा था एक बार, फिर फोर्थ इंडेक्स पोजीशन आ रहा था, तो चूंकि जब आपने कंट्री वाइज डेटा को शॉर्ट किया तो सेकंड वाला पहले आएगा, फोर्थ वाला बाद में आएगा। ऐसे नहीं होगा कि फोर्थ वाला पहले आ जाएगा सेकंड वाला बाद में आ जाएगा। लेकिन वो इशू नहीं है यहाँ पर। इशू ये है कि अगर कंट्री नेम सेम है या एक कॉलम की वैल्यू सेम होती है और हमने दूसरा कॉलम को एज ए शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू के अंदर एज ए पैरामीटर वैल्यू दे रखा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा ये कि फिर सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग वैल्यू शॉर्ट होगी। तो देखिए इसमें देखिए, अब ब्राज़ील की हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं। अब इस ब्राज़ील की वैल्यूज़ जब 4 है तो इसमें पहले कौन सा डेटा आएगा? अब इसमें हम कंट्री वाइज़, तो हम एक बार डेटा शॉर्ट करने के बाद फिर अब इसी डेटा को हम ट्यूटर वाइज ट्यूटर वाइज शॉर्ट करेंगे। जब ट्यूटर वाइज शॉर्ट करते हैं तो ट्यूटर में पहले जेकब आएगा, क्योंकि जे अल्फ़ाबेट सबसे पहले आता है। अब जेकब में भी 2 एंट्री हैं, तो इसमें जो पहले एंट्री आ रही थी वो पहले शो होगी, जो बाद में एंट्री आ रही थी वो बाद में शो होगी। फिर ताहिरा है और फिर वेंकट है। उस तरीके से डेटा शॉर्ट होगा। तो अभी इसमें हम एक से और कॉलम भी दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। सपोज मैं इसमें क्वार्टर देना चाह रहा हूँ या क्लासेस देना चाह रहा हूँ, तो फिर उसके अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट हो जाएगा। तो आप कॉलम के नेम कितने भी दे सकते हैं शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ में, बाई में, पैरामीटर में, लेकिन इसमें ये याद रखिएगा कि डेटा जो शॉर्ट होता है वो अल्फ़ाबेटिक, वो डेटा जो शॉर्ट होता है पहले फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट होता है। इन एनी केस अगर फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ किसी भी 2 रोज़ के लिए सेम आती है तो फिर सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट होता है, और फिर सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग सेम आती है तो फिर थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट होता है। और अगर नहीं दे रखा तो फिर जो उसका डिफ़ॉल्ट ऑर्डर होता है उसी के ऑर्डर में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि डेटा यहाँ पर हमारा शॉर्ट हो गया। अभी इसी डेटा को अगर हम ऐसे शॉर्ट ना करके हम क्या करें, हम इसको ट्यूटर और कंट्री वाइज शॉर्ट करें, तो आप देखिए फिर पहले ट्यूटर वाइज,
शॉर्ट होगा ये डेटा, फिर कंट्री वाइज शॉर्ट होगा। तो जहाँ कंट्री आ रहा है तो अनुषा सबसे पहले आ रही है, ठीक है। अब जित अनुषा की फर्स्ट अनुषा की कंट्री थी ब्राज़ील, सेकंड की थी जापान, थर्ड की भी जापान थी और फोर्थ की यूके थी। तो इसमें जो फर्स्ट अनुषा थी उसमें ब्राज़ील जो बी अल्फ़ाबेट जो सबसे पहले आता है, तो इसलिए ब्राज़ील अनुषा पहले आएगा, उसके बाद जापान अनुषा आएगा, थर्ड भी जापान अनुषा आएगा। यहाँ पर हुआ यह है कि कंट्री भी दोनों का सेम है, तो फिर जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पॉलिसी अप्लाई होगी यहाँ पर। जो पहले आया था वो पहले शो होगा, जो बाद में आया था वो बाद में शो होगा, ठीक है। तो मेन यहाँ पे मैं आपको समझाना सिर्फ ये चाह रहा था कि अगर ऐसा होता है कि आपके कॉलम्स की वैल्यू भी सेम मिलती हैं आपको, तो किसी जिसके कॉलम के अकॉर्डिंग हम डेटा वैल्यू को शॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो दूसरा अगर आपने कॉलम अपने ऑप्शन में दे रखा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग डेटा वैल्यू शॉर्ट हो जाती है। दैट इज़ अ मेन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू दिस। आगे देखते हैं, चलिए। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको करना ये है कि हमें डेटा शॉर्ट करना है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या काम करें, देखिए फिर से वही एग्जाम्पल लिया है। df डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज बाय इज इक्वल टू ट्यूटर कॉमा कंट्री, और हमने लिख दिया असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। तो जब असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स लिख दिया तो डेटा अब जो होगा ना शॉर्ट तो होगा, लेकिन अब डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू होती है असेंडिंग पैरामीटर की, वो ट्रू होती है। जब ट्रू होती है तो इसका मीनिंग होता है कि डेटा बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही शॉर्ट होगा, लेकिन हमने इसको वैल्यू को फॉल्स लिख दिया है यहाँ पर, तो अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगा। आप देख भी सकते हैं आंसर में कि सबसे पहले जो ट्विटर में जो एंट्री हो रही है वो वेंकट की हो रही है। वी अल्फ़ाबेट सबसे बाद में आएगा, वी के बाद इसके डेटा के अकॉर्डिंग इस डेटा फ्रेम में जो वेंकट था, ठीक है, वी तो वो सबसे लास्ट में आ रहा शो हो रहा था, क्योंकि एक्स वाई जेड से कोई नेम नहीं था, तो इसलिए वेंकट से डेटा स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद ताहिरा, टी, फिर जैकब, फिर गुरजीत और फिर लास्ट में अनुषा, ठीक है। इसमें भी क्या होगा कि जब कभी भी ऐसा होगा कि सेम नेम सेम होगा, ठीक है, तो फिर वहाँ पर कंट्री के अकॉर्डिंग डेटा को शॉर्ट होगा। जैसे आप देख रहे हैं वेंकट का यूएसए आ रहा है, ठीक है, और एक वेंकट जो ब्राज़ील है वो सबसे लास्ट में शो हो रहा है, तो इस तरीके से डेटा शॉर्ट होगा। लेकिन मेन यहाँ पर पॉइंट समझाने की कोशिश ये की गई है कि जब डेटा शॉर्ट होता है और तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है, और अगर आपको उसका ऑर्डर को चेंज करना है, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो असेंडिंग पैरामीटर की वैल्यू को आप फॉल्स लिखिए, जैसे यहाँ लिखा गया है, ये रहा असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। तो इससे लिखने से क्या होगा कि आपका जो डेटा फ्रेम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा। तो ये थी शॉर्टिंग, आई थिंक अभी आपको समझ में आ चुकी होगी। ये याद रखिएगा, देखिए इसमें जो शॉर्टिंग पैरामीटर है इसमें एक बात याद रखिए, बुक में भी दे रखा है, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। इस कंप्लीट सिंटैक्स नहीं दे रखा है, इसका कंप्लीट सिंटैक्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और वो आपको सिलेबस में भी नहीं है। तो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना कि आपके सिलेबस में है, तो उतना ही समझना जानना है। तो उसमें बस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट कैसे करना है, बाई और एक्सिस का क्या काम है, एक्सिस वाइज कैसे शॉर्ट होता है। अभी बाई डिफ़ॉल्ट एक्सिस 0 के अलॉन्ग डेटा शॉर्ट होता है, इट मीन्स कॉलम वाइज डेटा शॉर्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप एक्सिस चेंज करना चाहते हैं तो फिर एक्सिस इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी डेटा शॉर्ट हो जाएगा। तो ये इसका सिंटैक्स था। उम्मीद है अभी आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। एक दो बार करेंगे, लेकिन करने से पहले एक काम कीजिएगा, पहले एक डेटा फ्रेम बना लीजिएगा। यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक डेटा फ्रेम ऑलरेडी बना हुआ है जिसका नाम डीएफ बने, तो उस डेटा पर हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। लेकिन आपको इसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के लिए पहले इस डेटा फ्रेम को क्रिएट करना पड़ेगा। जब ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा तो उस डेटा फ्रेम के क्रिएट होने के बाद आपको डेटा को शॉर्ट करना होगा, तो ध्यान रखिएगा। और शॉर्ट करना बड़ा आसान है। डेटा फ्रेम का नेम लिखिए, डॉट लगाइए और फिर फंक्शन का नेम लिखिए। फंक्शन का नेम इस केस में शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ है, और उसमें जो पैरामीटर्स है उसमें से जो मेन पैरामीटर है वो है फर्स्ट पैरामीटर, जिसमें हम कॉलम का नेम देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम डेटा को शॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो दे दीजिए। अगर आपको उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो फिर जो पैरामीटर है असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू, उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है, तो उसको असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स लिख दीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग डेटा को शॉर्ट हो जाएगा। तो आई होप ये अभी समझ में आ चुका होगा। तो ये शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज फंक्शन था। चलिए आगे एक और देखते हैं। अब बात करते हैं एक और फंक्शन की, और फंक्शन है MAD, मैड फंक्शन। मैड फंक्शन की फुल फॉर्म होती है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। अब ये क्या होता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए आप। ओके,
तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ये होता है कि देखिए एक कॉलम में पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अभी हम उन सब वैल्यूज़ का मीन निकालेंगे। तो जो मीन निकालेंगे तो मीन से हम ये डेविएशन काउंट करेंगे कि वैल्यू का कितना डेविएशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक स्टूडेंट का डेटा फ्रेम, स्टूडेंट के रिकॉर्ड हमने प्रिपेयर किया, उसे डेटा फ्रेम में हमने कन्वर्ट कर दिया और उसमें एक कॉलम है परसेंटेज ऑफ मार्क्स का। तो हम आपसे ये कहें कि एवरेज मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के, तो आपने कहा सर 75%। क्लियर। अब उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 75% से कम होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके 75% से ज़्यादा मार्क्स होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके एग्जैक्ट 75% मार्क्स होंगे। तो हमको क्या काम करना है, हमको डेविएशन निकालना है, यानी कितना वो मेन मार्क्स से या एवरेज मार्क्स से अप एंड डाउन है, यानी ऊपर और नीचे है या आगे पीछे है, किस तरीके से कितना डिफरेंस आता है। तो जैसे हमने किसी के बच्चे के मार्क्स मान लीजिए, स्टूडेंट के मार्क्स 80% मार्क्स है, तो हम 75 - 80, ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसका कितना डेविएशन निकल के आ रहा है। और अगर कम है तो भी हम सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे कि तो कितना उसका डेविएशन निकल के आ रहा है। तो हम इसमें डेविएशन निकालते हैं कि मेन एवरेज मार्क्स से उसका कितना डिफरेंस है उसका। तो ये मेन मकसद होता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का। एब्सोल्यूट जो वर्ड है वो इसलिए क्योंकि यहाँ जो डेविएशन होता है ना, वो कभी नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो नेगेटिव ले रहे हैं, नहीं, आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, ठीक है। ज़्यादा हो या कम हो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि आप 80 - 75 निकालें तो कितना निकलेगा आपका, तो आएगा आपका 5। और और नहीं सॉरी, 75 - 80 निकालेंगे तो कितना आएगा, -5। और आप 75 - 70 निकालेंगे तो कितना आएगा, 5। तो -5 नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे दोनों ही केसेस में, तो जो डेविएशन होगा वो 5 का होगा। चलिए सिंटैक्स देखते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब यह है कि जो डिफरेंस निकलेगा मीन से और जो वैल्यू से, वो पॉजिटिव वैल्यू निकल के आनी चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू निकल के आनी चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आएगी। तो हम डेटा फ्रेम का नेम लिखते हैं, उसके बाद डॉट लगाते हैं और फंक्शन का नेम लिखते हैं। फंक्शन का नेम है मैड, मैड फंक्शन लिखते हैं। इसके अंदर दो पैरामीटर हैं, एक तो है एक्सिस, ठीक है, और एक है स्किप एनी, कंबाइंड स्किप नाम बोल सकते हैं। तो इसका स्किप एनी का मतलब ये होता है कि जो नन वैल्यूज़ हैं जिसमें आपका एनी एन लिखा हुआ आ रहा है, आप उसको स्किप कर सकते हैं, स्किप हो जाएंगी वो वैल्यू, उसका कोई सिग्निफिकेंस रहेगा नहीं, ठीक है। और अगर यस कर देंगे आप तो फिर उस केस में डिफ़ॉल्ट जो होती है ना इसकी, ट्रू होती है वैल्यू। डिफ़ॉल्ट जो होती है स्किप ना की, वो ट्रू होती है। और अगर हम इसकी स्किप ना इक्वल टू फॉल्स कर देंगे तो फिर क्या होगा, जो एनी वैल्यूज़ होंगी वो भी कंसिडर होंगी, तो ये ध्यान रखिएगा। एक पैरामीटर है एक्स इज इक्वल टू नन। एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सिस रिप्रेजेंट कर एक्सिस आपका रिप्रेजेंट करता है रो वाइज या कॉलम वाइज। डिफ़ॉल्ट इसका ज़ीरो होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी ज़ीरो होती है, एक्सिस बाई डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होती है। तो एक हम एक काम करते हैं, पहले एक हम डेटा फ्रेम लेते हैं और डेटा फ्रेम लेने के बाद मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकाल के देखते हैं कि किस तरीके से ये काउंट होता है। चलिए, ये एक डेटा फ्रेम का नेम है और डेटा फ्रेम है SAL_DF, आपको दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। SAL_DF है ये डेटा फ्रेम। इसमें एक कॉलम्स हैं 2016, 2017, 2018, 2019। और रो वाइज डेटा है, रो वाइज इंडेक्स दे रखे हैं आपके, Q2R1, Q2R2, Q2R3, Q2R4, और ये डेटा है इसके बीच में। अब हमें मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, देखिए कैसे निकलेगा। तो हम लिखेंगे SAL_DF, ठीक है, और .MAD। तो ये क्या काम करेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सिस ज़ीरो के अलोंग आपका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेगा। और एक्सिस ज़ीरो का मतलब क्या है, कॉलम वाइज। तो इन वैल्यूज़ का निकालेगा ये मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो 2016 में कितना आ रहा है निकल के, 2016 में निकल के आ रहा है आपका 6062.5। 2017 में 6250.0। 2018 में 2508.0। तो ये आपका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकल के आ रहा है यहाँ पर। और अगर आप इसमें एक्स इज इक्वल टू 1 लिख देंगे तो फिर ये कॉलम वाइज निकलेगा। कॉलम वाइज जब निकलेगा तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि Q2R1 का निकल के आएगा इन सभी का, Q2R2 का निकल के आएगा इन सभी का मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, Q2R3 का निकल के आएगा और Q2R4 का निकल के आएगा। इस तरीके से निकल के आएगा, क्लियर है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपने ये देखा होगा कि जो वैल्यूज़ आ रही है एक सिंगल वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है।
तो जब हम मीन से डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद जो वैल्यू निकल के आती हैं, जितनी वैल्यूज़ निकल के आती हैं उनका फिर से हम एक बार मीन या एवरेज लेते हैं। तो जो वैल्यू निकल के आती है वो फिर मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कहलाती है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको पहले मीन निकालना है, फिर डिफरेंस निकालना है। जब डिफरेंस निकल जाएगा तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को लेनी है, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना है, और जितनी वैल्यूज़ हैं उनका फिर से आपको एवरेज निकालना है। तो जो एवरेज निकल के आएगा वही आपका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन होगा, जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप चाहें तो आप इसे एक्सिस के अलोंग निकालें, एक्सिस जीरो के अलोंग, चाहे एक्सिस वन के अलोंग निकालें। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सिस जीरो के अलोंग निकलता है। अगर आप एक्सिस वन के अलोंग निकालना चाह रहे हैं तो आप एक्सिस इक्वल टू वन आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो आई थिंक अभी ये समझ में आ चुका होगा आपको। चलिए, ये देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है। जैसे ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट डेफिनेशन मैथमेटिकली समझा देता हूँ पहले आपको कैसे निकलता है। प्रोग्रामेटिकली तो कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि आपको सिर्फ फंक्शन का नेम पता होना चाहिए। फंक्शन का नेम है एम ए डी, ठीक है। और पैरेंथेसिस के अंदर जो हम पैरामीटर वैल्यू पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करेगा। उसमें पैरामीटर में भी आपको खाली एक्सिस को डिफाइन करना पड़ता है, किस एक्सिस के अलोंग निकालना है। अब एक्सिस दो ही हैं, या तो एक्सिस जीरो या एक्सिस वन। ज़रा देखिए इसके अंदर, जैसे अगर हम 2016 की डेटा को लेते हैं, ये रहा 2016 का डेटा, ये देखते हैं। एक मिनट, एक वेट मिनट, ये रहा आपका डेटा। इसका हमें मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है, इस कॉलम के अगेंस्ट 2016 के अगेंस्ट निकालना है। तो ये वैल्यूज़ हैं 34,500, 56,000, 47,000, 49,000। क्लियर। तो सबसे पहले काम क्या करना होगा, सबसे पहले काम ये आपको ये करना होगा कि इन सभी का आप मीन निकालिए। तो हमने सभी को ऐड कर दिया, क्योंकि ये फोर वैल्यूज़ है तो डिवाइड बाई फोर कर दिया। निकलने के और निकल के क्या आया, एक वैल्यू 46,625। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मीन, ठीक है, या एवरेज। ये एवरेज वैल्यू निकल आई इसकी। अब हमें मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कैसे निकालना है। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालने के लिए आपको क्या काम करना है कि 46,625 में से आपको 34,500, ये एक एक करके वैल्यू सभी को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले 34,500 करना है, फिर 56,000 करना है, 47,000 करना है, 49,000 करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और याद रखिएगा जो वैल्यू लेनी है वो पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। और लेने के बाद फिर उसको हम डिफरेंस लेने के बाद उन सबको ऐड करेंगे और डिवाइड बाई फोर फिर से करेंगे। फोर करने का मतलब है फिर से हमें उसका एवरेज निकाल लें। तो हमारा जो एवरेज निकल के आया वो कितना निकल के आया, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 6,622, 6,062.5 ये निकल के आया। तो यही यहाँ पर शो भी हो रहा है, ये देखिए। इस तरीके से मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकाला जाता है। जहाँ तक प्रोग्राम की बात है, प्रोग्राम में निकालना बहुत आसान है। प्रोग्राम में निकालने के लिए आपको सिर्फ करना ये होता है कि आपको एम ए डी फंक्शन यूज़ करना है, और किस एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है वो एक्सिस मेंशन कर देनी है। लेकिन एक डेटा फ्रेम आपके पास होना चाहिए। तो पहले डेटा फ्रेम का नेम, जैसे डेटा फ्रेम इस केस में एस ए एल अंडरस्कोर डी एफ है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। ये एस ए एल अंडरस्कोर डी एफ है, ये लिखना पड़ेगा, डॉट लगाना पड़ेगा। और डॉट लगाने के बाद आपको फंक्शन का नेम लिखना पड़ेगा। फंक्शन का नेम हो जाएगा इसमें एम ए डी, ये लिखना पड़ेगा। और आपका ये मीन स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो आई होप अभी ये आपको समझ में आ चुका होगा। अभी आज आपको ये और पढ़ाना था स्टैंडर्ड डेविएशन, पर आई डोंट थिंक कि अभी इतना टाइम है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाया जा सके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ेंगे। अभी आपने स्टैटिक्स में पढ़ा ही होगा क्लास 10th के अंदर, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा थोड़ा। अगर आपको मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट उसका पता है, चाहे वो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन का हो या स्टैंडर्ड डेविएशन का हो, तो मुझे लगता है कि ये समझना आपको कहीं ज़्यादा आसान रहेगा। अदरवाइज़ नहीं तो आपको पहले को प्रैक्टिकली इसको या न्यूमेरिकली इसको आपको समझाना पड़ेगा। अगर और फिर उसके बाद ही हम प्रोग्रामेटिकली उसके कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी आपके लिए होमवर्क ये है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट होता है, इसके क्वेश्चन आंसर कुछ निकाल के देखिएगा। क्लास 10th की बुक को आप रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ आपको ये मिल जाएगा टॉपिक। और एक दो क्वेश्चन मीन एब्सोल्यूट डेविएशन के भी निकाल के देखिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।
तो ये आज की कॉन्सेप्ट में, आज की जो वीडियोस में पढ़ाया गया है शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू और एमएडी फंक्शन, इन दोनों फंक्शंस को एक बार प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखिएगा। हो सके तो एग्जीक्यूट करके देखिए। एग्जीक्यूट करने के लिए पहले डेटा फ्रेम क्रिएट कीजिए, उसके बाद इनको एग्जीक्यूट कीजिए, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।